अस्सलाम वालेकुम। हमारी आज की कहानी का नाम है तुम बिन जिया जाए कैसे। इसकी राइटर हैं अमरीन वली। इसके रोशन दिन भी ऐसी स्याह अंधेरी रात बन चुके थे कि जहाँ रोशनी के वास्ते जुगनू की मध्यम सी जगमगाहट भी मुयस्सर ना थी। वो यहाँ वहाँ देखती रहती पर इसे कुछ भी दिखाई नहीं देता था। जो मंज़र पिछले 22 सालों से इसकी आंखों में बसकर रोशनी बन बैठा था, वो सहराब हुआ तो इसकी आंखें देखने से कासिर हो गईं। ना इसे अपनी मासूम बच्चियां दिखाई देती, ना अपनी जवानी। इसने अपने शोहर का आखिरी दीदार ऐसे किया था कि अब कुछ भी देखने की तमन्ना बाकी नहीं रही थी। इसके कानों में आज भी अचानक ही बैठे बैठे वह आवाज़ गूंजती तो वो तड़प उठती, आवाज़ का ताक़ुब करती, लेकिन पुकारने वाला तो मानो मिट्टी तले जा सोया था। इसकी हालत देखकर सबको अफसोस होता था। रईस तो इसे छोड़कर जा चुका था, लेकिन इसकी मोहब्बत, वो मोहब्बत महरों के होंठों से सिसकियाँ लेती रहती। वो मासूम जुड़वा बच्चियाँ जिनकी उम्र बामुश्किल 2 साल थी, माँ माँ करती इसको होश की दुनिया में लाती। उन्हें देखकर वो कुछ और भी दीवानी हो जाया करती। क्या कुछ था जो इसे याद नहीं आता था। मोहब्बत के वो हसीन लम्हे जब रईस ना रहता और महरों वो तो इस दुनिया की ही ना रहती थी। इतनी मोहब्बत भी क्या कोई करता होगा जितनी इसे अपने रईस से थी, और रईस को इससे। पैदा होते ही वो इसके नाम से जोड़ दी गई थी। रईस इस वक्त 4 साल का था, लेकिन जान गया था कि यही इसकी जीवन साथी है। सब कहते रईस की दुल्हन आ गई, रईस की दुल्हन। वो खुद भी यही कहने लगा। बच्चा था तो सब हंस देते थे, लेकिन बड़े हो जाने के बाद भी इसकी ये आदत ना गई। माँ को बुरा लगता तो टोक देती, अभी इसे तेरी दुल्हन बनने में बहुत वक्त है, ऐसे मत पुकारा कर, बुरा लगता है, लोग हंसते हैं, वो मेहरू को तंग करते हैं, अभी वो बहुत छोटी है, जब बड़ी हो जाएगी तो खुद अपने हाथों से सजा कर इसे इस घर में लाऊंगी। वो कुछ और खुश होता। आहिस्ता आहिस्ता इसने मेरी दुल्हन कहना छोड़ दिया, और फिर एक दिन वो बड़ी भी हो गई। अब जब कभी वो इसे अकेले में दिखाई देती तो ज़रूर ही दौड़कर इसके कान के पास धीमी आवाज़ में पुकारता, मेरी दुल्हन। महरो सुर्ख हो जाती और एक पत्थर उठाकर इसे मारती। वो हंसता हुआ चला जाता। अब रईस काम भी करने लगा था और शादी के लिए सब घर वाले पैसे जोड़ने लगे थे, यहाँ भी वहाँ भी। फिर यूँ होने लगा कि वो काम में मसरूफ़ होती। अचानक इसकी निगाह अपनी चारपाई पर पड़ती तो कभी सुर्ख फूल, कभी सुर्ख चूड़ियाँ वहाँ धरी होती। इन पर निगाह पड़ते ही घर का कच्चा बरामदा कच्चा ना रहता। मिट्टी की सौंधी खुशबू गुलाब की खुशबू में ढल जाती और वो पूर महक उठती। इसे यूँ लगता कि वो बादलों पर कदम रख रही है और दुनिया गवाह है कि रईस ने इसके लिए इस जहां को परियों का जहान बना दिया था। महरों को देखते ही इसकी आंखों में सितारों की सी चमक उतर आती थी। माँ इन दोनों को देखती, बुलाएं लेती, ना थकती। ये कच्चा पक्का घर, नाजुक सी महरों, बज़ाहिर तो सब आम था, लेकिन इनके दिल वो ऐसे जुड़े थे जैसे एक हों, जैसे एक ही दिल के 2 हिस्से करके 2 जिस्मों में डाल दिए गए हों। लेकिन अब एक ज़मीन तले दफन हो गया था और दूसरा, वो सब मिलकर इसे दफन करने की तैयारियों में थे। महरों की हालत देखकर मेरा दिल बंद होने लगता है। जितनी भी कोशिश कर लूँ वो इस गम से बाहर निकलने का नाम ही नहीं ले रही। ये इसकी सास थी, बेटा तो उन्होंने भी खोया था। इसे याद करके कलेजा मुँह को आता था, लेकिन जी रही थी, खाती पीती, हंसती बोलती, लेकिन बेटे के लिए तड़पती, छपक छपक कर रोने लगती। मैंने एक हल सोचा है, हो सकता है इस तरह वो ज़िंदगी की तरफ वापस आ जाए। सब बूढ़े बाप की तरफ देखने लगे, जो बेटे के खोने के बाद अब बहू के लिए परेशान था। इसकी दूसरी शादी की बात भी मत करना, रईस के अब्बा, वो मर जाएगी लेकिन कभी राज़ी नहीं होगी। वो रईस को याद करके भी मर ही जाएगी। इनके जुमले पर वो चुप रह गई। सच ही तो कह रहे थे। महरों ने सुना तो इसने आसमान सर पर उठा लिया, रोई, चीखी, चिल्लाई, लेकिन रईस के अब्बा ने इसकी एक ना सुनी। रईस मर गया है महरो, उन्होंने खुद पर काबू रखते हुए सच दोहराया। मैं भी मर जाऊंगी। इसकी आंखों में सुर्खी तैरने लगी। मैं ये नहीं चाहता, इसीलिए तो तेरा निकाह करवाना चाहता हूँ। ये 2 मासूम जिंदगियाँ, इस सब में इनका क्या कसूर। वो चला गया, तू भी मर जा और ये रुल जाएं।
برباد ہو جائیں۔ جانتی ہے نا بن ماں باپ کے بچوں کا کیا حال ہوتا ہے۔ تجھے اپنی وہ سہیلی یاد ہے جس کی ماں بھی اپنے شوہر کے مرنے کے بعد تیری طرح دیوانی ہوئی پھرتی تھی، پھر ایک روز کنویں میں جا گری، اور پھر اس کے بعد اس کی بچی کے ساتھ کیا کیا ہوا۔ کھانا تک تو وہ تیرے ساتھ تیرے گھر کھاتی تھی، اسے تو کھانا مل گیا، تیری بچیوں کو کون پوچھے گا؟ کون ہے یہاں جو انہیں کھانا دے گا؟ وہ بولنے پر آئے تو بولتے چلے گئے۔ مہرو بالکل چپ تھی، انہیں لگا ان کی باتوں نے اس پر شاید کوئی اثر دکھایا ہے، لیکن اگلے ہی روز اس نے سامان باندھ لیا۔ میں واپس جا رہی ہوں اپنے گھر۔ مہرو کا اٹل لہجہ ان کا خون کھلا رہا تھا۔ ٹھیک ہے جاؤ، لیکن بچیاں ساتھ نہیں جائیں گی، یہ میرے رئیس کی ہیں، اسی کے گھر میں رہیں گی۔ انہوں نے بھی لہجہ بدل لیا اور بچیوں کو پکڑ لیا۔ آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ تم بھی تو یہی کر رہی ہو مہرو۔ ابا خدا کا واسطہ مجھے اور اذیت مت دیں، تو جا اپنے بھائی کے گھر، لیکن یہ بچیاں نہیں جائیں گی۔ مہرو ان کی ضد کے آگے ہار گئی، سامان وہیں پھینکا اور زور زور سے رونے لگی۔ رات کو ساس اس کے کمرے میں آئی، جہاں وہ لکڑی کے پلنگ سے ٹیک لگائے سوجی آنکھوں سے چھت پر لگے پنکھے کو گھور رہی تھی۔ مہرو میری بات سمجھ، مان جا، شادی کے لیے رئیس کے ہوتے تو سردار کی بھابھی تھی، لیکن بھائی مرتا ہے تو اس کے ساتھ اس دنیا میں جڑے گئے رشتے بھی مر جاتے ہیں۔ رئیس کی اولاد اس کی بھتیجیاں ہی رہیں گی، لیکن تو بھابھی نہیں رہی، اب تو اس کی بیوی بن سکتی ہے۔ وہ نامحرم ہے تیرا، رئیس کے ہوتے تجھ سے کوئی نکاح نہیں کر سکتا تھا، لیکن اب تیرے واسطے ہر طرف سے پیغام آئیں گے، آ رہے ہیں، آنے بھی چاہیے۔ دوسری شادی تیرا حق ہے، اسی لیے ہم چاہتے ہیں کہ تو وقت پر بہتر فیصلہ کر لے۔ سردار کی کہیں بھی شادی ہو جائے گی، لیکن اس کی بیوی تجھے اور تیری بچیوں کو قبول نہیں کرے گی۔ تیری بھرجائی جو تیرے غموں پر روتی ہے، وہ بھی تجھے اپنے گھر برداشت نہیں کرے گی۔ ان سب مسائل سے نمٹنے کا بس ایک ہی حل ہے، اور وہ ہے نکاح۔ تو مان جا میری بچی، میری مشکل آسان کر دے، اپنی بچیوں کی زندگی آسان کر دے۔ اکیلی عورت بغیر ڈنڈے کا دروازہ ہے مہرو، کبھی بھی کوئی بھی دستک دیے بغیر۔ تو سمجھ رہی ہے نا میں کیا کہہ رہی ہوں؟ وہ سمجھ گئی تھی، لیکن دل کا کیا کرتی؟ اماں رئیس، اتنا کہہ کر وہ شدت سے رونے لگی۔ نہ، اب اس کا نام نہ لینا، اب وہ تیرا شوہر نہیں رہا، نکاح ٹوٹ گیا ہے تیرا۔ مہرو کو یہ سن کر یوں لگا جیسے کسی نے اسے آسمان سے نیچے پھینک دیا ہو۔ پیدا ہوتے ہی جو نام اس کے کانوں نے سنا تھا، وہ اب اس کا نہیں تھا۔ کتنی عجیب بات تھی، جس مرد کے لیے اسے پیدا کیا گیا وہ مر گیا تو وہ اس کی بیوی بھی نہ رہی۔ اماں ابھی اور بہت کچھ اسے سمجھا رہی تھیں، زمانے کی غلیظ نظریں، اپنا بڑھاپا، وقت کے تقاضے اور نہ جانے کیا کیا، لیکن وہ دیوار پر لگی رئیس کی تصویر کو دیکھے جا رہی تھی ایک ٹک۔ اور پھر وہی ہوا جو عموماً ہوتا ہے، اس کا نکاح رئیس کے چھوٹے بھائی سردار سے ہو گیا۔ وہ بھی خوش شکل تھا، اچھا کماتا تھا، اس کا خیال رکھتا تھا، لیکن وہ تو جیسے بس ایک جملے میں قید ہو کر رہ گئی تھی۔ تیرا شوہر مر گیا تو تیرا نکاح اس سے ٹوٹ گیا، تو کیا اب وہ رئیس کے اگلے جہاں میں بھی نہیں پا سکے گی، کیونکہ اس نے کسی دوسرے مرد سے نکاح کر لیا ہے؟ جب وہ یہ سوچتی تو گھنٹوں چپ رہتی۔ سردار اس سے شکوہ کرتا کہ وہ کیوں پہلے کی طرح ہنستی بولتی نہیں، باتیں نہیں کرتی، سجتی سنورتی نہیں۔ جواب اسے پتہ تھا، لیکن وہ پھر بھی چاہتا تھا کہ مہرو اس کے لیے اتنی ہی دیوانی ہو جائے جتنی کبھی وہ رئیس کے لیے تھی، لیکن یہ سب کچھ ایسا تھا جیسے دیوانے کا خواب۔ ایک روز موسم بہت اچھا تھا، خوب ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ سردار گھر واپس آیا تو اس کے ہاتھوں میں سرخ چوڑیاں تھیں۔ ان پر نگاہ پڑتے ہی مہرو کی رنگت زرد ہو گئی۔ سردار کو لگا اب وہ پھر کبھی اس کے لیے سرخ چوڑیاں نہیں خرید سکے گا۔ سرخ چوڑیاں دیکھتے دیکھتے وہ ماضی میں کھو سی گئی۔ اسے یاد آیا کہ شادی کے کچھ ہی دن بعد رئیس اس کے لیے بھی بڑی مہنگی کانچ کی چوڑیاں لایا تھا۔ جب ہم جنت میں چلے جائیں گے، کیا تب بھی تو مجھے یہی چوڑیاں لا کر دے گا؟ اس کے اس سوال پر وہ اتنا ہنسا، اتنا کہ گھر کے تمام لوگ اس سے اس لطیفے کے بارے میں پوچھنے لگے، جسے سن کر وہ یوں کہکے لگا رہا تھا، ارے پاگل، یہ کانچ کی تھوڑی نہ ہوں گی، وہاں تو ہیرے ہوں گے ڈھیر سارے، ہر وہ چیز ہوگی جو اس دنیا میں ہم نے کبھی دیکھی نہ تو دور سوچی بھی نہیں۔ تجھ میں وہاں ہیرے کے کنگن پہناؤں گا۔ گھر والوں کے جانے کے بعد جب کمرے میں وہ دونوں رہ گئے تو اس نے بے حد محبت سے اس کی چوڑیاں گھماتے ہوئے کہا،
रईस, वहाँ हम दोनों साथ होंगे ना? वहाँ फिर से शादी तो नहीं करना पड़ेगी हमें? वो फिर से हंसने लगा। हाँ, अगर मैं मर जाऊँ और तू किसी और से शादी कर ले तो फिर? लेकिन मैरो ने इसकी बात सुनी भी नहीं। वो तो आधी बात सुनकर ही रोने लगी, ज़ोर ज़ोर से। रईस, वो बेचारा डर ही गया था और बड़ी मुश्किलों से इसे चुप करवाया था। वो इन लम्हों में कुछ यूं गिरफ्तार थी कि इसने सरदार से ये सवाल पूछ लिया, वो भी तब जब इसने दिन भर के थके हारे सरदार के सामने खाना ला कर रखा और इसके करीब चारपाई पर बैठकर पंखा झलने लगी जैसे वो रईस को झला करती थी। सरदार का मासूम दिल नरम होने लगा। जब हम सब मर जाएंगे और अपनी सज़ा काटने के बाद जन्नत में जाएंगे तो क्या वहाँ रईस मिलेगा मुझे? सरदार को लगा जैसे किसी ने इसके मुंह पर तेज़ाब फेंक दिया हो। इसकी आंखें पल में सुर्ख हुई थी और वो चूड़ियाँ जो बड़ी मोहब्बत से इसके लिए लाया था जलते चूल्हे में फेंक दी। हर चीज़ वो उठा उठा कर फेंक रहा था और खूब चीख रहा था, जबकि सामने खड़ी मैरो ये सोच रही थी कि आखिर इसने ऐसा क्या गुनाह कर दिया कि वो यूं आपे से बाहर हो गया। सरदार को लगने लगा इसने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी। क्या वो इस बात से वाकिफ़ नहीं था कि मैरो और रईस बचपन के किसी मासूम लम्हे में एक दूसरे की मोहब्बत में कैद हुए थे और वो लम्हा अमर था? इसे अब लगने लगा था कि इसने मैरो से निकाह की ज़िद करके इसके साथ भी जुल्म ही किया है। वो कम उम्र मगर बेहद हसीन थी। भाई जिंदा था तो वो इसकी भाभी ही थी, लेकिन इसके गुजर जाने के बाद वो बस मैरो हो गई। इससे पहले अब्बा ने ही इसकी नज़रें भांपी थी। वो इससे पूछ भी लिया था, वो भी मुकर्रे बगैर अपने दिल की बात बोल गया। अब्बा, अब वो मेरी भाभी नहीं रही, सिर्फ एक बेवा है और मैं इससे निकाह करना चाहता हूँ। इसे लगा था कि औरत का दिल भी मर्द के दिल जैसा है। यहाँ पहला पन्ना भरा, चाहे तो सफ़ा फाड़ दो या पलट दो, कहानी ख़त्म। लेकिन ये सरदार की गलत फहमी थी। अब्बा जानते थे कि सरदार अब इससे शादी किए बगैर नहीं बैठेगा और मैरो मानेगी नहीं, तो वो जो हरबे इस्तेमाल कर सकते थे उन्होंने किए। मैरो ने ज़ुबान से इकरार कर लिया, लेकिन इसका दिल मट्टी तले दफन हो गया। वो घर के काम करती, बच्चियों को संभालती, सबको वक्त पर खाना देती, सारे काम निपटा कर अकेली बैठी रहती एक कोने में, कुछ बड़बड़ाती रहती। सरदार इसे हाथ पकड़कर कमरे में ले जाता। कभी वो इससे जीत जाती, कभी इसका मुकाबला ना कर पाती, और जिस दिन वो हारती वो सारी रात अपनी चीखों का गला घोंटती रहती। सरदार भी बेचैन ही रहता। रईस का भाई भी था, वैसा ही नरम दिल, लेकिन था तो मर्द ही, क्या करता। इसने भी वक्त बाहर गुजारना शुरू कर दिया। वापस तब आता जब मैरो सो चुकी होती, बरामदे में भी चारपाई पर ही सो जाता। इस खींचातानी में किसी को एहसास ही ना हुआ कि मैरो बदलती जा रही है, और अब तो वो अकेली कोनों खदरों में बैठकर बुड़बुड़ाती दिखाई भी नहीं देती। वो चारपाई पर लेटी तो लेटी रहती, तकिए के गिलाफ में रईस की तस्वीर छुपा रखी थी। कुछ दिन पहले तक कैसी अजियत थी जो इसे बेचैन रखती। शर्मिंदगी का एक एहसास, रईस को धोखा देने का वहम और इसे दोबारा पा लेने की शदीद ख्वाहिश, ये तीन चीज़ें दिन रात इसके जहन में चकराती रहती और वो इस दुनिया से दूर होती जाती। लेकिन फिर अचानक सब बदल गया। इसका दिल और दिमाग एक नाकाबिले बयान सुकून में डूब गए। कुछ दिन पहले ही इसने रईस को देखा था। ख्वाब में वो सफ़ेद घोड़े पर आया था, सफ़ेद ही लिबास में, ये चमकता भरा भरा चेहरा। मैरो ने इसे देखते ही चेहरा चादर में छुपा लिया। शर्मिंदगी ऐसी थी कि इसे अपना वजूद ज़मीन के अंदर दफन होता महसूस हो रहा था। रईस घोड़े से छलांग लगाकर उतरा और इसके पास आया, हाथ पकड़कर इसे खड़ा किया और चेहरा देखा और बोलने लगा, मैरो, जो कुछ भी हुआ वो तकदीर का लिखा था, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। तुम क्यों शर्मिंदा हो? मैं तुम्हें इस हाल में देखता हूँ तो मुझे बहुत दर्द होता है। मत करो ये सब। सरदार मेरा भाई है, वो भी तकलीफ़ में है, और तुम भी तो अजियत में हो। लेकिन मैं यहाँ बहुत खुश हूँ, ये जगह बहुत अच्छी है, मगर तुम्हारे आंसू मुझे बेचैन कर देते हैं। तुम भी खुश रहो ना। सरदार के साथ इतना कहकर इसने मैरो का हाथ छोड़ दिया। वो मुस्कुराता हुआ फिर से घोड़े पर बैठ गया। मैरो इसे दूर जाता देखती रही। जब जागी तो पूरा बदन पसीने से भीगा था।
वो फिर से लिपट गई और कुछ ही देर बाद वो एक गहरी पुरसकून नींद की बाहों में थी। इस सुकून को महसूस करने के बाद इसे इस इल्म हुआ कि सरदार कई रोज़ से कमरे में नहीं आया, ना इसने इसके हाथ को पक्का खाना खाया और बच्चियां भी पहले से कमज़ोर हो गई हैं। नींद से जागने के बाद इसने गुस्ल किया, साफ़ सुथरा सुर्ख रंग का सादा सा सूट पहना, सरदार की पसंद का खाना बनाया और फिर सबके सो जाने के बाद बाहर चारपाई पर आ गई, जहाँ तकिए में इसने रईस की तस्वीर छुपा रखी थी। इसने वो तस्वीर निकाली तो साथ ही एक और तस्वीर भी गिरी। वो मैरो की तस्वीर थी। जब इसे सरदार की दुल्हन बनाया गया था तब शायद किसी ने खींची थी, लेकिन वो इस बात से ला इल्म थी। सरदार के चेहरे पर खुशी और दुख दोनों थे, जबकि वो जिंदा लाश लग रही थी। मैरो ने आखिरी बार अपने चेहरे को रईस के नाम के आंसुओं से वज़ू करवाया और फिर पास लगे दरख्त के नीचे वो दोनों तस्वीरें दफना दी। वो हाथ धोकर आई ही थी कि दरवाज़ा बजा। दरवाजे के बाहर सरदार था। इसने कांपते हाथों से दरवाज़ा खोला। सरदार इसे देखकर हैरान रह गया, लेकिन बगैर कुछ कहे सीधा चारपाई पर जाकर बैठ गया। खाना खाओगे? नहीं, मुझे भूख नहीं, ये कहकर वो बाजू का तकिया बनाकर लेट गया। लेकिन मुझे तो भूख लग रही है, ये कहकर वो इसके करीब बैठ गई। सरदार हैरत की शिद्दत से उठकर बैठ गया और मैरो को देखने लगा। इसने निगाहें झुका ली। तुझे सच में मेरी फिक्र है या अम्मा के दबाव में आकर? इसने बात अधूरी छोड़ दी और जवाब का इंतज़ार करने लगा। दबाव में आकर तो मैंने तुझसे निकाह किया था, लेकिन अब इसने भी जुमला मुकम्मल करना ज़रूरी ना समझा कि वो जानती थी सरदार को अधूरी बातें भी पूरा मतलब समझा देती हैं। मैरो, तू सच में मेरे साथ ही रहेगी ना? अपने दिल की रजामंदी से इसने जज्बात की शिद्दत से इसके हाथ थाम लिए और मैरो ने मुस्कुराते हुए असबात में सर हिलाया। सरदार को यूं लगा जैसे इसके कच्चे बरामदे में गुलाब के बहुत से फूल उग आए हों और वो बादलों पर कदम रख रहा हो। तो फ्रेंड्स, आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा।